हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी क्लासेस अपलोड की जा रही है उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज जो हम जानने वाले हैं ये सॉइल साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस जहाँ से एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये बेसिक टर्म भी है, ताकि जब भी हम सॉइल फार्मिंग पढ़ेंगे या आगे का जो भी टॉपिक हमको सॉइल में कवर करेंगे उसके लिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होगा। अभी तक हम बात करें तो बेसिक से चीज़ें हम समझ चुके हैं। बेसिक के साथ साथ भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पार्ट हम अर्थ क्रस्ट के बारे में पहुंच गए हैं और वो सारी चीज़ें हमने बात कर ली। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जितना चैनल पे जितना जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसके लिए प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस वीडियो से पहले का जो वीडियो है जिसमें हम सॉइल साइंस की बेसिक के बारे में बात किए हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को जरूर देखेंगे, ताकि जब भी हम सॉइल साइंस आगे पढ़े तो हमें पहले इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ आप सब से कि आप सब देख रहे होंगे और वो चीज़ें नोट भी कर रहे होंगे। सिर्फ देख ही नहीं रहे होंगे बल्कि नोट भी कर रहे होंगे। नोट करना है, एक अलग से नोटबुक बना लेनी है और कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कहीं कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। तो टाइटल भी हमने लिख ही दिया है कि सॉइल साइंस हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और ये किसके द्वारा कराया जाता है ये भी आपको पता है। और क्लासेस जो है आपको 5वीं क्लास है, यानी कि 4 क्लास इससे पहले अपलोड हो चुका है। अब कोई देख कर ये कहेगा 4 क्लास अपलोड हो गया, अभी तो हमने देखा ही नहीं। तो आप जाके देखो, यहाँ पे लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉइल साइंस बाय सौरभ सर करके, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल की जो हम क्लासेस हमने किया था तो हमें थोड़ी बहुत वो पता होनी चाहिए कि हमने कहाँ पे आकर उसको छोड़ दिया था। तो उस पॉइंट को हम समझेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद फर्दर हम रॉक्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में आ जाएंगे। देखो, अगर कल की क्लास की बात करें तो कल हमने क्या क्या देखा था। कल हमने इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर मतलब अंदर की बातें, अंदर की बातें किसकी अंदर की बातें, तो रॉक्स की अंदर की बातें। फिर हमने देखा कि एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर बोले तो जो हमारे पास क्या एक्सटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट में भी 4 बताया था। सबसे पहले अपने आप को रखना है क्या, बायोस्फीयर। उसके बाद अपने साइड वाले को रखना है लिथोस्फीयर। उसके बाद अपने उसके साइड वाला को रखना है हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद ऊपर वाले को रखना है एटमोस्फेयर, यानी कि बायोस्फीयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं उस स्फीयर को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर मतलब जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, यानी कि रीजन हो गया। दूसरा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब जो बायोस्फीयर जहाँ पे रह रहा है उसके सॉलिड वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास कि अर्थ के पास जो हमारा वाटर वाला पोर्शन है उसे हम क्या कह देते हैं, तो हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो इट मीन्स वाटर, स्फीयर इट मीन्स, स्फीयर इट मीन्स रीजन, यानी कि वाटर वाला जो रीजन होगा उसे हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। 71% से ज्यादा अर्थ पे क्या है, पानी अवेलेबल है। बाकी का 29% ऐसा माना जाता है कि वहां पे लोग रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। उसके बाद एटमोस्फेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटमोस्फेयर का मतलब फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का फिजिकल मिक्सचर सराउंडिंग टू द अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग जो भी स्फीयर है, जो भी रीजन्स है, उसको हम क्या कह देते हैं, एटमोस्फेयर कह देते हैं। एटमोस्फेयर में इंपॉर्टेंट बातें, 4 गैसेस के नाम याद रखना है। ऐसे तो बहुत सारा गैसेस पाया जाता है लेकिन 4 गैसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। कितना अमाउंट में होता है, तो 78.0% होता है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना अवेलेबल होगा, तो 20.97 यानी कि 20.97। लेकिन हम क्या कह देते हैं ग्राउंड फिगर में कि 21% ऑक्सीजन है। तीसरा हमारे पास आर्गन आ जाता है नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो आर्गन का कितना होता है, 0.93 होता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो इंपोर्टेंट भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.033 होता है। लेकिन अभी थोड़ा बढ़कर कितना हो गया है, 0.04 हो गया। ठीक है, लेकिन हमने बताया था आपको कि एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उससे 10 गुना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे अवेलेबल होगा,
तो वो सॉइल सोल्यूशन में यानी कि सॉइल में अवेलेबल होगा। किसके कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, तो सॉइल में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से, और ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो मात्रा होगा, कार्बन जो होगा वो किसका मेन फूड होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड होगा। ये हमने बात थोड़ी बहुत कर ली है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इंटीरियर पार्ट, रिवीजन ही कर रहे हैं तो रिवीजन में इंटीरियर पार्ट में हमने क्या देखा था, एक होता है क्रस्ट कोर, एक होता है मेंटल। क्रस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्रस्ट जो ऊपरी वाला परत होगा 5 से 55, एग्जैक्ट बोले तो 55, एक रेशियो में देखे तो 0 से 100 किलोमीटर कह सकते हैं। क्रस्ट का डेंसिटी 2.5 से लेकर 4.0 तक। उसके बाद इसके बाद हमारे पास आता है मेंटल। अच्छा, क्रस्ट का भी हमारा सब जोन दो है। कौन कौन से जोन है, तो हमारे पास एक जोन है जिसे हम बोलते हैं सियाल, और दूसरा जोन है सीमा। जोन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन। तो सियाल का मतलब होगा जो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होगा, सीमा का मतलब होगा जो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होगा। फिर हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे पॉइंट पे, मेंटल के बारे में। मेंटल की अगर हम बात करें तो इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है हमारा, तो 55 जहाँ पे हमने छोड़ के गया था उसको हम लेंगे कहाँ तक, 2900 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या होगा, मेंटल का एरिया होगा, इतना थिकनेस होगा उसका। अब थिकनेस हमने समझ लिया तो डेंसिटी भी समझ लेते हैं। तो याद करो, क्रस्ट वाला डेंसिटी उठा के लाओ लास्ट वाले को, 3.0 हो गया। तो 3.0 से हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 3.0 से हम लेकर जाएंगे 4.5 तक। बस इसको यहीं पे रहने दो। टेम्परेचर थोड़ा सा देख लो, टेम्परेचर 1000 से लेकर 3700 4000 के आसपास बताया जाता है, आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा टेम्परेचर, एक अप्रोक्सीमेटली हम याद कर लेते हैं। तीसरा आ जाते हैं कोर। सबसे पहले दो जोन, आउटर इनर। आउटर कितना होगा, तो 2900 जो हमने छोड़ा था वो 3500 तक आ जाएगा, ये आउटर हो गया। इनर कितना होगा, 3500 से लेकर 6378 किलोमीटर। और पूरे रेडियंस के बात करें तो 6378 किलोमीटर होता है। ये हमारा क्या हो गया, मेंटल और इंटर। तो हमने 2 मिनट के अंदर में ये सारी रिवाइज कर लिया, सारे हमने क्या कर लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, रिकैप कर लिया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इस रॉक्स के बारे में और इस टाइप्स के बारे में कि रॉक्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उस रॉक्स में क्या क्या अवेलेबल होता है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रॉक्स। सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, रॉक्स। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। चलिए लिखते हैं क्या, हम रॉक्स को लिखते हैं, रॉक्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ये जो आप पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो जो आपको इमेज दिखाई देता है, ये क्या है, ये रॉक्स ही तो है, ये रॉक्स ही तो है। अच्छा, ये रॉक्स बना कैसे होगा, मतलब कैसे आया होगा, तो आप देखते हैं कि जो ज्वालामुखी है, यानी कि जब लावा से मोल्टेन मैग्मा, मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, कौन सा, मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, ये जब बाहर आती है, बाहर आने के बाद ये कूलिंग होती है, क्या होती है, कूलिंग यानी कि ठंडा होती है। उसके बाद सोलिडिफिकेशन होती है इसमें, तो सोलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना। अब कूल होगा, ऑक्सीजन जब उसके संपर्क में आएगा तो कोई चीज क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड होने के बाद ये क्या बना लेती है, रॉक्स बना लेती है। अभी तो हम सिर्फ रॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं, डीपली अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रॉक्स पता तो होना चाहिए। सिर्फ हम रटने रख जाएंगे कि मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, तो ये मिनरल्स और एलिमेंट क्या है, पहले हमें जानना जरूरी है। तो हमने क्या समझा कि जो हमारे पास क्या है, ज्वालामुखी जिसे हम कह देते हैं, वो मोल्टेन मैग्मा बाहर आने के बाद कूलिंग, उसमें ठंडा होगा, सोलिडिफिकेशन होगा, इससे क्या बनेगा, रॉक्स बनेगा। क्या बनेगा, रॉक्स बनेगा। अब ये जो रॉक्स होगा इसके अंदर मोर मिनरल्स होगा, क्या होगा, मिनरल्स होगा। यानी कि हम मानते हैं कि 1 मिनरल्स, 2 मिनरल्स, 3 मिनरल्स, 4 मिनरल्स, ये बना दिया क्या, रॉक्स। ठीक है, तो ये मिनरल्स कैसे बना होगा सर, तो मिनरल्स कैसे बना उसको समझ लेते हैं। मिनरल्स बनने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट की, छोटे छोटे एलिमेंट की जरूरी होती है। तो एलिमेंट मिलता है तो मिनरल्स बनता है, क्या बनता है, मिनरल्स बनता है। छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हम देखते हैं, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये सब क्या है, एलिमेंट ही तो है। तो ये एलिमेंट जब आपस में मिलेगा, जब आपस में क्या होगा, संघनन होगा, तो उससे बनेगा मिनरल्स, मिनरल से बनेगा रॉक्स। रॉक्स आया कहाँ से, तो रॉक्स आया मोल्टेन मैग्मा के
कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन से। एक सामान्य नॉलेज हमें हो गया कि रॉक्स का इस तरह फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसे लाइन में लिख दें एक प्रकार से तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये तो हमने समझाने का प्रयास किया। तो आपको लाइन में क्या लिखना है, आपको हम लाइन में लिख देते हैं, आपको हम लिख देते हैं कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये रॉक्स है, इसमें बहुत सारा मिनरल्स होते हैं, इस मिनरल्स में बहुत सारा एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट मिनरल्स बनाता है और ये मिनरल्स रॉक्स बनाता है। और ये रॉक्स आया कहाँ से, तो आपको पता हो गया कि ये मोल्टेन मैग्मा के कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन की वजह से हुआ है। इस तरह रॉक्स का निर्माण होता है। मिनरल्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, एलिमेंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं रॉक्स। तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा कि आखिर इस तरह रॉक्स बनता है क्या। तो हाँ, इसी तरह बनता है कि बहुत सारा मोल्टेन मैग्मा जब बाहर आता है तो उसमें वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद सोलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिड वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम कह देते हैं रॉक्स। इस रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होता है और यही मिनरल्स एलिमेंट से मिलकर बना होता है और यही एलिमेंट बाद में प्लांट को क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड हो जाता है। तभी तो हम पढ़ते हैं कि फास्फोरस का सोर्स क्या है, तो कह देते हैं रॉक फॉस्फेट, या हम कह देते हैं कि रॉक फॉस्फेट में जो एपेटाइट अवेलेबल है उस एपेटाइट से फास्फोरस का सोर्स होता है। बोरोन का सोर्स क्या है, तो हम कहते हैं कि टॉर्मिन लाइन हमारा क्या है, बोरोन का सोर्स है। पोटेशियम तो हम कह देते हैं कि मस्कीटो बाइट हमारा या फिर माइका पोटेशियम का सोर्स है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रॉक था, ये टूटा, एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ और यही एलिमेंट प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। तो सर जो आप बता रहे हो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप परिभाषा भी तो लिख दो। तो लो भाई परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा को हम क्या कहेंगे, मतलब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, रॉक्स पहले लिखेंगे चट्टान, परिभाषा करना जरूरी है चट्टान। अब इसको हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ मोर, या ऐसे लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स। पहला डिफिनेशन, और बहुत आसान डिफिनेशन। पहला डिफिनेशन क्या हो गया कि दो या दो से अधिक मिनरल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, उस मिक्सचर को हम रॉक्स कह देते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम लिख लेते हैं कि द कॉम्बिनेशन फॉर्म या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर मिनरल्स इन प्रेजेंट इन rocks is known as rocks। चट्टाने में बहुत सारा मिनरल जब कॉम्बिनेशन फॉर्म दिखाता है, एक साथ जुड़ी हुई रहती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रॉक्स कह देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रॉक्स का निर्माण कैसे होता है और रॉक्स होता क्या है। ठीक है, यही रॉक्स बाद में टूटेगा तो क्या बनाएगा, मिनरल्स बनाएगा और बोले मिनरल्स मिलेगा और यही मिनरल्स में एलिमेंट होगा और यही एलिमेंट प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा, यही एलिमेंट। तो आपको लग रहा है बहुत इजी वे में कि हमने चट्टान को तोड़ दिया, मिनरल्स आया, एलिमेंट आया, प्लांट के लिए यूज हो गया। नहीं, इस रॉक्स को टूटने के लिए मिनरल्स में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे वेदरिंग होकर एलिमेंट बनेगा, इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। फिर जाकर ये एलिमेंट प्लांट के लिए सूटेबल होगा। तो देखने में तो हमें लग रहा है कि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। आसान तो है लेकिन हम सब धीरे धीरे उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब जाकर आसान होगा। एक बैग से पढ़ लेंगे तो आसान नहीं होगा। तो बताओ अभी समझ में आ गया होगा रॉक्स क्या होगा। रॉक्स क्या है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स या कंबाइंड फॉर्म ऑफ द मोर मिनरल्स इन द रॉक्स इज कॉल्ड रॉक्स। यानी कि बहुत सारा मिनरल्स एक साथ जब कंबाइंड हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, चट्टान कहते हैं, या फिर हम उसी को क्या कह देते हैं, तो रॉक्स कह देते हैं। चलिए तो अब हम टाइप्स देख लेते हैं रॉक्स का। किसका टाइप्स देख लेते हैं, तो लिखेंगे टाइप ऑफ रॉक्स या रॉक साइकिल देख लेते हैं। ये तो रॉक्स हमने बता दिया। अब रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा
इसको हम समझेंगे रॉक साइकिल से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा जोर देकर पढ़ेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए रॉक साइकिल। रॉक साइकिल हेडिंग डालना है क्या? चट्टान, चट्टान सर्कल, चक्र कहते हैं, साइकिल को चक्र कहते हैं। तो चट्टान का चक्र, चक्र यानी कि वो वाला चक्र नहीं, ये कौन सा चक्र? जो चक्र कैसे बना रॉक्स, फिर रॉक से कैसे मेल्टिंग हो गया, उसको हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे क्या कि मान लो ये हमारा क्या है, मोल्टेन मैग्मा है। और हमने बात किया था, इसीलिए बेसिक हमने आपको बताया कि पहले मोल्टेन मैग्मा बनता है और मोल्टेन मैग्मा का कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन होगा। तो मान लेते हैं कि ज्वालामुखी फटी और यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा क्या हो गया, जमा हो गया। क्या हो गया? जमा हो गया मोल्टेन मैग्मा। इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर की बात करें ना, तो टेम्परेचर हमारा हो जाता है 800 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कितना टेम्परेचर है। यहाँ 40-45 डिग्री आता है टेम्परेचर, तो हमारा हालत खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कितना है? 800 से लेकर, क्लियर लिख देता हूँ, 800 से लेकर 1400 तक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब इस वाले रॉक मोल्टेन मैग्मा जैसे ही बाहर आएगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कूलिंग होगा, ठंडा होगा, कूलिंग होगा। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे सोलिडिफिकेशन होगा, सोलिडिफिकेशन होगा। और फिर जो रॉक्स बनेगा, चट्टाने, जब पत्थर जो ढेर लग जाएगा, उस रॉक्स को हम क्या कह देंगे? उस रॉक्स को हम एक नाम दे देंगे, जिसका नाम क्या है? इग्नियस रॉक्स। क्या नाम है? इग्नियस रॉक्स। तो इसको लिखेंगे इग्नियस रॉक्स, जिसे हिंदी में अगण्य चट्टान कहते हैं। अगण्य चट्टान कहते हैं। ठीक है, हिंदी भी लिख रहे हैं आपके लिए, अगण्य चट्टान कहते हैं। चलिए, अब हम इग्नियस रॉक्स का अनदर नाम भी देख लेते हैं यहीं पे। हालांकि थोड़ा बहुत इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे बढ़िया से, लेकिन अभी रॉक साइकिल देख ही रहे हैं तो इसका अनदर नाम भी देख लेते हैं। इनको ना हम प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। प्राइमरी मिनरल्स या प्राइमरी रॉक्स कह देते हैं, क्योंकि रॉक्स में अवेलेबल है तो मिनरल से कहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। दूसरा, इनको हम क्या कह देते हैं? ओल्डर रॉक्स कह देते हैं, ओल्डेस्ट रॉक्स कह देते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरा हम क्या कह देते हैं? तो तीसरा हम इनको कह देते हैं, ये तो बिग मास होता है, यानी कि बहुत ज्यादा संघनन होता है, सॉलिड पोर्शन होता है। तो इसको हम अनदर नाम रख देते हैं क्या? एक तो प्राइमरी रॉक्स, ओल्डर रॉक्स, बिग रॉक्स, और इसे मैसिव रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। मैसिव रॉक्स के नाम से जानते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आइए, अब इग्नियस रॉक्स में भी तो वेदरिंग होगा, कुछ चीजें टूटेगी फूटेगी। फिजिकल, जब हम कंपोजिशन फिजिकल वेदरिंग पढ़ाएंगे, वेदरिंग मतलब पत्थर का टूट जाना दूसरे फॉर्म में, तो जब वेदरिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर वेदरिंग होता क्या है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझते हैं। इस वाले रॉक्स में, ये रॉक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है? चट्टान है। इस वाले रॉक्स में क्या होगा? फिर से हमारा यहाँ पे वेदरिंग होगा। सबसे पहले वेदरिंग होगा। वेदरिंग का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। मान लो कि कोई बड़ा पत्थर है, वो धीरे धीरे पार्टिकल्स में टूटा, टूटने के बाद दूसरे पार्टिकल्स में चेंज हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। इस वेदरिंग के लिए बहुत सारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ये सब वेदरिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे वेदरिंग होगा। वेदरिंग के बाद जब ये वेदर होगा, टूटेगा, मान लो कोई पार्टिकल्स टूटेगा तो कहीं ना कहीं तो वो जमा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डिपोजिट होगा। डिपोजिट, यहाँ पे डिपोजिट होगा। यहाँ पे डिपोजिट होगा। तो डिपोजिट होता है ना, तो एक लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाता है। मान लो कि ये पत्थर है, ये टूट टूट के आया तो यहाँ पे गिरेगा, फिर ये टूट के आएगा तो यहाँ पे ऐसे जमा लगेगा, फिर ऐसे जमा लगेगा, ऐसे जमा लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं कि ये सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। और जो सेडिमेंटेशन है, मान लो कि इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, इसको जोड़ने का कौन काम करेगा? जैसे आप घर बनते हुए देखते हैं, तो एक ईंट रख दिया हमने,
बीच में हम सीमेंट को लगाते हैं, फिर यहाँ से जोड़ देते हैं। तो ये सीमेंट क्या काम कर रहा है, सीमेंटिंग एजेंट क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सीमेंटिंग एजेंट भी काम करेगा, तो हम लिखेंगे सीमेंटेशन, सीमेंटेशन भी होगा। सीमेंटेशन मतलब जोड़ने का जो काम करेगा, जैसे कि सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जोड़ने का काम करता है एक चट्टान, एक लेयर को दूसरे लेयर से। तो यहाँ पे ना टूट टूट के इस तरह से लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इस तरह से लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, इसमें लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी वाले पॉइंट को यहाँ पे हम ऐड कर दें कि ये लेयर लेस होता है, लेयर लेस होता है, यानी कि इसमें लेयर्स नहीं होते हैं। चलिए, अब इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उस नाम को हम यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट नाम, इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। पहला क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दूसरा भी तो हमें जानना जरूरी है। तो दूसरे इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी रॉक्स का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी रॉक्स का मतलब हुआ जो प्राइमरी रॉक्स के टूटने के बाद का रॉक्स होता है। ये हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ ऑप्शन डाल देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड हमारा ये हुआ, जिसको हमने क्या कह दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स कह दिया। ठीक है, आते हैं आगे। अब इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होगा, बदलाव होगा, या फिर इग्नियस रॉक्स, दोनों में बदलाव हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ही बदलाव होगा। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों में से किसी एक में बदलाव होगा। तो हम लिखते हैं कि अल्टरिंग, अल्टरिंग का मतलब क्या होता है, बदलाव, ऑफ रॉक्स ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई हीट, हाई प्रेशर हाई हीट, और उसके बाद केमिकल एक्टिविटी एंड गैसेस। इससे जो रॉक्स बनता है, इससे जो चट्टान बनता है, इस वाले चट्टान को हम क्या कह देते हैं, इस वाले चट्टान को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कह देते हैं। किस वाले चट्टान को, इस वाले चट्टान को। और फिर से इसमें मेल्टिंग होकर ये कहाँ जमा हो जाएगा, फिर से इसमें मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम रॉक साइकिल, जो कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, लेकिन डिफिकल्टी ये कुछ नहीं है। बस एक चीज़ याद रखेंगे कि इग्नियस रॉक्स ये क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स ये हो गया मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक से बनता है सेडिमेंट्री, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इग्नियस रॉक से बनेगा सेडिमेंट्री, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो इग्नियस रॉक से ही बना है या सेडिमेंट्री रॉक से ही बना है। ये दोनों से बन सकता है, हो सकता है तो इग्नियस रॉक से बन सकता है, हो सकता है तो मेटामॉर्फिक रॉक से बन सकता है। अगर हाई हीट एंड प्रेशर सेडिमेंट्री में आया तो वो मेटामॉर्फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाई हीट प्रेशर एंड केमिकल एक्टिविटी किस में हुआ, इग्नियस रॉक्स में, वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इग्नियस रॉक्स है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, बोथ कैन चेंज इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि दोनों चेंज किस में हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक्स साइकिल कहते हैं, कि रॉक्स का ये साइकिल है, इस तरह से साइकिल चलते रहता है, इसी को हम कह देते हैं रॉक साइकिल। तो इस साइकिल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है, आपको ऐड करना है कि किसको हम क्या कहते हैं और किसको हम किस नाम से जानते हैं और कौन कैसे प्रोसेस काम करता है। ये हमारा क्या हो गया, रॉक साइकिल हो गया। क्या हो गया, रॉक साइकिल हो गया। तो इस रॉक साइकिल को हम क्या करेंगे, बना लेंगे अपने नोटबुक पे, ताकि जब भी आप रिवाइज करोगे इस तरह से साइकिल देखोगे, आपको सारी चीजें एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा समझ में। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। इसको नोट जरूर करेंगे आप सब, कि ताकि आपको पता हो कि कौन इग्नियस रॉक्स है, कौन मेटामॉर्फिक। चले आगे चलते हैं। अब आगे हम एक एक रॉक्स को देख लेते हैं। अब ये तो हमने क्या देख लिया, रॉक्स का फॉर्मेशन देख लिया, यानी कि रॉक्स देख लिया। अब इसको ना हम आगे अलग अलग क्लासेस में बांट के पढ़ते हैं, कि हम जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स है उसका क्या एग्जाम्पल होगा,
उसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें इस वाले स्लाइड में हम ले। चलिए तो अब लिखिए क्या, इग्नियस रॉक्स। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है आप सबको। चलिए आइए अब लिखिए इग्नियस रॉक्स। सबसे पहला रॉक साइकिल को हटा देते हैं। अब लिखिए इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, पहला क्या लिखना है, इग्नियस रॉक्स, जिसे हम हिंदी में अगण्य चट्टान कहते हैं। अगण्य चट्टान कहते हैं इस चट्टान। थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी वैसे तो मैं सही लिख दिया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा। चलिए इग्नियस रॉक्स, सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स को समझते हैं। इग्नियस रॉक्स को समझते हैं, बहुत बारीकी से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा इससे पहले ना आपको एक चीज और टेबल बना लेनी है कि टाइप ऑफ रॉक्स याद रखना है यहाँ कि टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारे पास कितने प्रकार का होगा, एक तो इग्नियस रॉक्स, एक हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स और दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हमारा दूसरा है। तीसरा है, चलिए अब हम पहला देख रहे हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स, आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। मैसिव रॉक्स, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक्स, सबसे पहले बना है ना ओल्डेस्ट रॉक्स। पेरेंट्स रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, पेरेंट रॉक्स। पेरेंट्स रॉक्स का मतलब हुआ जिससे दूसरा रॉक्स बनेगा, तो पेरेंट्स रॉक्स इससे बन रहा है, इसको हमने पेरेंट्स रॉक्स कह दिया, क्या दिक्कत है। अब ये, अब यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, यानी कि मोल्टेन मैग्मा का क्या हो जाना, सोलिडिफिकेशन में बदलना। सोलिडिफिकेशन का मतलब है कि कन्वर्टेड इन द सोलिड फॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, सोलिडिफिकेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, मोर देन 99% जो अर्थ क्रस्ट में है, अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है, तो वो हमारा इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, ये जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने क्या देखा कि इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स, मैसिव रॉक्स, ओल्डेस्ट रॉक्स, उसके साथ पेरेंटल रॉक्स कह देते हैं। ड्यू टू कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, 95% ऑफ अर्थ जो होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट लिख लीजिएगा, ये इग्नियस रॉक्स उसमें अवेलेबल होता है। कितना परसेंट, मोर देन 95% इग्नियस रॉक्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब इग्नियस रॉक्स के टाइप्स देखते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स भी दो फॉर्मों में बनता है। कौन सा फॉर्म बनता है, दो फॉर्म में बनता है। तो इग्नियस रॉक्स का टाइप्स हमें जानना बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार से इसे क्लासिफाई किया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, ऑन दी बेसिस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स कितना अवेलेबल है उसके बेसिस पे पहला टाइप्स। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के आधार पे कितना प्रकार का है उसके बारे में बात करना। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स को यहीं देख लेते हैं, मिनरल्स के आधार पे। अब हमने बताया ना आपको कि मिनरल्स होता क्या है, तो आपने कहा कि सर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट को मिनरल्स कह देते हैं, अच्छी बात है। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, तो हम मिनरल्स कह देते हैं, यही मिनरल्स है ना। और यही एलिमेंट बाद में क्या बनाएगा, बाद में इसी एलिमेंट को हम न्यूट्रिएंट नाम दे देंगे। और न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिएंट इज द फूड ऑफ प्लांट, प्लांट का भोजन है, इसी को तो हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। चलिए न्यूट्रिएंट पे नहीं जाएंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, उसको क्लियर करेंगे वहां पे, परेशान नहीं होना। अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के बेसिस पे कि कितना मिनरल्स अवेलेबल है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, पहला मोनो मिनरल्स,
मोनो मिनरल्स, दूसरा मल्टीपल मिनरल्स, मल्टीपल मिनरल्स। मोनो मिनरल्स का मतलब क्या होगा, ये कौन नहीं जानता, ये बच्चा बच्चा बता देगा कि मोनो मिनरल्स का मतलब होगा कि ऐसा रॉक्स, दोज टाइप ऑफ रॉक्स, दोज टाइप ऑफ igneous rocks, igneous rocks are igneous rocks in igneous rocks present of minerals only one, यानी कि एक मिनरल से प्रेजेंट होगा उस इग्नियस रॉक्स को हम क्या कह देंगे, मल्टी भले मोनो मिनरल्स, यानी कि मोनो मिनरल्स रॉक्स कह देंगे। मोनो मिनरल्स का एग्जांपल आपसे पूछा जाता है तो ओलियो वाइन क्या होता है, मोनो मिनरल्स होता है। डोलोमाइट क्या होता है, मोनो मिनरल्स होता है। उसके बाद लाइम स्टोन क्या होता है, तो मोनो मिनरल्स होता है। अब ये लाइम स्टोन क्या है सर, डोलोमाइट क्या है, तो ये सब समझ में आ जाएगा जब एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। अभी समझ लो कि एक छोटा सा पत्थर जिसमें सिर्फ एक मिनरल्स है उसको हम कह देते हैं मोनो मिनरल्स। एक छोटा सा पत्थर जिसमें बहुत सारा मिनरल्स है उसे हम कह देते हैं मल्टीपल मिनरल्स। तो हम लिखेंगे टू और मोर देन, टू और मोर देन टू मिनरल्स आर प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक्स। दो या दो से अधिक मिनरल्स प्रेजेंट होगा इग्नियस रॉक्स में तो उसे हम क्या कह देंगे, मल्टीपल मिनरल्स। और मल्टीपल मिनरल्स का एग्जांपल है ग्रेनाइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिसाल्ट, ये क्या है, मल्टीपल मिनरल्स का एग्जांपल है। तो इस चीज को आप नोट कीजिएगा बहुत। चलिए तो ये हो गया आपका, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं, इग्नियस रॉक्स हमने देख लिया। इग्नियस रॉक्स के और एक और टाइप्स देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अच्छा ये जो पीछे वाला था ना, इग्नियस रॉक्स लिखना चाहो तो इग्नियस लिख देना, नहीं तो रॉक्स लिख देना कि ये रॉक्स का प्रकार है। ठीक है, चलिए इग्नियस रॉक्स के बारे में समझ लिया। उसका अलग टाइप्स देख लेते हैं। उसका अलग एक टाइप देखें तो एक होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के बेसिस पे। दूसरा होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। अच्छा ये तो हमने देख ही चुका है ना मिनरल्स के बेसिस पे, तो इसको क्यों पढ़ना, ये तो हम समझ ही चुके हैं। चलिए तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो सिलिका हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हेडिंग डालना है। पहला हम समझ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो आप हेडिंग डालोगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसके आधार पे हम बात कर लेते हैं। अब देखो गौर से देखना, हमने आपसे डील क्या किया, हमने आपसे बात किया कि जो हमारे पास मोल्टेन मैग्मा है, मान लो कि ये मोल्टेन मैग्मा है। गौर से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होने देंगे। ये क्या है, मोल्टेन मैग्मा है। ये क्या है, मोल्टेन मैग्मा है। मान लो कि कोई मोल्टेन मैग्मा है, तो हमने आपसे जिक्र किया क्या कि मोल्टेन मैग्मा क्या होगा, जैसे ही उसमें लावा लावा मोल्टेन मैग्मा बाहर आएगा, यानी कि जो लावा होगा, लावा आएगा, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, वो बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद यानी कि मोल्टेन मैग्मा जैसे ही बाहर आएगा वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके ठंडा हो जाएगा, यानी कि कूलिंग हो जाएगा। अब कूलिंग होगा तो जो हार्ड मास होगा उसे हम क्या कह देंगे, इग्नियस रॉक्स कह देंगे। ये हमने समझा, ठीक है। अब हम टाइप्स देख रहे हैं इग्नियस रॉक्स के, तो माइंड में तो हमेशा दिमाग रखेंगे कि इग्नियस रॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है, माइंड ये रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इस प्रोसेस को। मान लो कि ये मोल्टेन मैग्मा है, यहाँ दो कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जो लावा है, जो मोल्टेन मैग्मा है, वो इस अंदर, इसके अंदर ही क्या हो गया, वो कूलिंग हो गया,
या सोलिडिफिकेशन हो गया इसके अंदर, यानी कि हम लिख सकते हैं इनसाइड द रॉक्स। इनसाइड द रॉक्स तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लिख लेंगे इनसाइड द लावा। ठीक है, इस मोल्टेन मैग्मा का जमा कहाँ पे, ये मोल्टेन मैग्मा है, ये जमा कहाँ हो गया, इनसाइड दी लावा, यानी कि अंदर ही जमा हो गया। तो अंदर जमा हो गया ना, तो अंदर ही जब कूलिंग हो जाता है तो इसको हम कह देते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स कह देते हैं। और इंट्रूसिव रॉक्स को ही हम कह देते हैं क्या, प्लूटोनिक रॉक्स। नाम गजब अजीब सा है, लेकिन हमें याद हो जाएगा। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं आपको याद रखने का। हमने देखा कि मोल्टेन मैग्मा जब बाहर आएगा तो वो तो एक प्रोसेस बनाएगा, लेकिन जब अंदर ही कूलिंग होगा उसको हम इंट्रूसिव कह दिए। इन मतलब अंदर, और अंदर मतलब पॉकेट में हाथ हम अंदर लगाते हैं, मतलब अंदर ही रखते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैसा ट्रिक है, लेकिन फिर भी ऑकवर्ड नहीं होना है। आपको याद रखना है कि इन मतलब अंदर, और पॉकेट के लिए, मतलब पॉकेट यूज होता है किसके लिए, अंदर के लिए पॉकेट यूज होता है हाथ लगाने के लिए। तो इन का मतलब होगा अंदर का, पॉकेट का मतलब प्लूटोनिक, यानी कि इंट्रूसिव मतलब अंदर, प्लूटोनिक इसका दूसरा नाम है, तो प्लूटोनिक मतलब भी अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जब वेन मोल्टेन मैग्मा आर क्यों लिखे, एक ही हो रहा है ना, कूलिंग इज लिख देते हैं, इज कूलिंग या सोलिडिफिकेशन इन inside the lava is known as intrusive rocks। क्या कह देंगे, इंट्रूसिव रॉक्स कह देंगे। ये हो गया इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, चलिए अब दूसरा, इंट्रूसिव रॉक्स हो गया, तो इसको हमने एक नाम दे दिया, यानी कि ये पहला टाइप हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होगा उसको गौर से समझते हैं। मान लो कि ये मोल्टेन मैग्मा बाहर आया ऑन द सरफेस पे, और सरफेस पे कूलिंग होकर कंसोलिडेशन हो गया, सोलिडिफिकेशन हो गया। तो ये इसको हम कहेंगे आउट द, या हम ऐसे कह सकते हैं ऑन दी सरफेस, यानी कि सरफेस पे आके जमा हुआ। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं बाहर हुआ, अंदर इन, बाहर, तो एक्सट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, एक्स हमेशा याद रखेंगे, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। एक्स का मतलब ही है, आप सब जानते होंगे कि एक्स का मतलब बाहर कर देना। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव। दूसरा इंट्रूसिव हमने देख लिया, दूसरा एक्सट्रूसिव का ही दूसरा नाम है वोल्केनिक रॉक्स, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए दूसरा नाम हमने देख लिया, तो इसको डिफाइन भी तो कर दीजिए ना सर। तो लीजिए भाई, डिफाइन कर लीजिए। ये कर लीजिए कि वेन मोल्टेन मैग्मा इज कूलिंग या सोलिडिफिकेशन आउट, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, ऑन दी सरफेस इज नोन एज एक्सट्रूसिव एंड वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कितना प्यारा हमारा क्या हुआ, डिफिनेशन बन गया कि अगर अंदर जमा हो रहा है तो उसे इंट्रूसिव, जिसे हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, प्लूटोनिक्स। यहाँ पे ऑन दी सरफेस इसे एक्सट्रूसिव कहते हैं, यानी कि एक्स मतलब बाहर, तो एक्सट्रूसिव का मतलब होगा जब बाहर जमा होगा। और वोल्केनिक रॉक्स इसलिए कहते हैं कि वोल्केनिक मतलब बाहर की तरफ, यानी कि बाहर। When molten magma is the cooling and solidification out या on the surface is known as extrusive और volcanic rocks कहते हैं। तो ये दोनों जो हमारा क्या है टाइप्स है, इसको हम बहुत ज़्यादा ही याद इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अब इसमें
हमें ये चीज याद रखना है कि सर इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपको याद रखना है। तो पहला हो जाएगा, पहला की अगर हम बात करें, चलो पहला हमारा इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, गैब्रो ग्रेनाइट और गैब्रो ग्रेनाइट और डायोराइट ये इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे। एक होता है सायोराइट कहते हैं इसको, तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूसिव में इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे लिख दे क्या एग्जाम्पल, नहीं तो पता चलेगी आप लोग क्या ही याद कर लोगे एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं सर, इसमें लिखा दीजिए। तो इसमें लिख लीजिए, हमारे पास जो बचा हुआ है बेसाल्ट, ग्रेनाइट हो चुका है, तो बेसाल्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास हम लिख लेंगे जो नीस होता है, नीस नहीं होगा सर, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल बेसाल्ट, फिर हमारा ट्रेचाइट जिसे कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, ट्रेचाइट करते हैं लोग, जिस तरह आपको याद रखे। एंडोसाइट, बड़ा अजीब नाम है इसका, राइलोलाइट। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को भी लिख लेंगे और एग्जाम्पल हमें याद रख लेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब फिर इस एग्जाम्पल को सिलिका बेसिस पे अलग अलग भागों में बांट देंगे, तो वहां पे हम सिलिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, वीडियो कुछ लंबा तो नहीं हो रहा। चलिए कोई ना, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं ना। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इग्नियस रॉक्स के बारे में समझ लिया हमने, रॉक्स टाइप्स समझ लिया, रॉक्स कैसे साइकिल चलता है वो भी समझ लिया। तो अब हम समझते हैं, पहला टाइप समाप्त हो गया, गौर कीजिएगा इस पे, पहला टाइप समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। तो इसमें एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए, ऑन द टाइप्स ऑफ रॉक्स, किसका, इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ igneous rocks on the basis of सिलिका, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। जब हम एलिमेंट पढ़ेंगे ना, अभी तो रॉक्स के बारे में हमने आपको बताया, फिर मिनरल्स पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट पढ़ेंगे। तो एलिमेंट में हम आपको क्या बताएंगे कि एलिमेंट जो होता है वो अवेलेबल होता है अर्थ क्रस्ट में कितना, तो वहां पे हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास सिलिका जो 27.70 होता है, और ये 46.60 होता है। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सिलिका का क्या रोल है। और सिलिका ना हर रॉक्स, हर मिट्टी में अवेलेबल होता है। क्यों अवेलेबल होता है, सिलिका क्या करता है, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। सिलिका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसी सिलिका के बेसिस पे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिलिका हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सिलिका और ऑक्सीजन याद रखेंगे कि नॉन मेटल्स है। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे, एलिमेंट्स वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं 3 भागों में, सिलिका के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, कितने भागों में, 3 भागों में। पहला क्लासीफाई हमारे पास हो जाएगा क्या, एसिड, पहला, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट, यहाँ पे दोनों अवेलेबल होगा इसलिए इंटरमीडिएट लिख दिया हमने। और इसमें हो जाएगा बेसिक रॉक्स, ठीक है। चलिए अब एसिड के बारे में, अच्छा इंटरमीडिएट को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो इसको भी 2 भागों में क्यों नहीं लिख लेंगे, 2 भागों में लिख लिया हमने। अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, एक तो सब एसिड होगा, इसलिए इंटरमीडिएट की कहा था हमने कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, एसिड ले लिया। चलो अब एसिड यहाँ है तो सब एसिड यहाँ हो जाएगा, बेसिक यहाँ है तो सब बेसिक, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है सिलिका के बेसिस पे, तो सिलिका के बेसिस पे इसमें चलिए, तो सिलिका के बेसिस पे इसमें एग्जाम्पल तो हमने ये तो देख लिया टाइप्स। हम इसमें सिलिका देख लेते हैं कि किसमें कितना अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे सिलिका अवेलेबल हो जाएगा आपका कितना, 45 से 55%। 45 से माइनस मत कर दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। चलिए
उसके बाद अगर एसिड की बात करें, एसिड और इंटरमीडिएट की बात करें तो 55 है, तो 55 से बढ़ाइए, 55 से 65% सिलिका इसमें पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा सिलिका किसमें पाया जाएगा? बेस में पाया जाएगा। तो बेस में सिलिका पाया जाएगा कितना? तो मोर देन 65%, मोर देन 65%। ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हमें याद करनी है। एग्जाम्पल क्या करनी है? सिलिका के बेसिस पे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा बेसिक, पहला हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या? दूसरा हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बेसिक, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद हमारा हो जाएगा एसिड, एसिड, ठीक है। चलिए अब इसका भी, इंटरमीडिएट का भी दो क्लास बांट लेते हैं। इंटरमीडिएट कहने का मतलब ये है कि दो इसमें डिफरेंट होगा। ये बेस है तो सब बेसिड लीजिए, पहले सब एसिड, सब एसिड, 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 ये एसिड हो गया, एसिड, सब एसिड। यार क्या लिख दिया मैं? सब एसिड, पहला। दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सब बेसिक हो जाएगा दूसरा, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे सिलिका का परसेंटेज देख लेते हैं। यहाँ पे 45 से 55, इसको दूसरा कलर से लिखे क्या, ताकि आपको रंग बिरंग देखने में भी अच्छा लगेगा, याद रखने में। तो ये 45 से 55 हो जाएगा। अब 45 से 55 बढ़ाते चले जाइए। अब ये कितना होगा? 55 से 65 इसमें सिलिका होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करें एसिड का, तो मोर देन 65% सिलिका होगा। चलिए ये क्या है? सिलिका, SI लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप कहिएगा कि ये परसेंटेज क्या है। अभी तो समझ में आ जाएगा, कुछ दिन बाद आपको समझ ही नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेनाइट, बेसिक में ग्रेनाइट और गैब्रो, गैब्रो, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इधर हमारे पास है सब एसिड, तो इसको अलग अलग भागों में बांट दीजिए। 55 ये है तो 55 से ये कर लीजिए कितना, आप यहाँ पे कर लीजिए 50 से 55, और ये कर लीजिए 50 से 55 नहीं, 55 से 60 कर लीजिए। इधर कर लीजिए 60 से 65, 60 से 65, उधर मोर देन 65 हो ही जाएगा। तो ये इसके बीच का रेशियो है। तो इसमें हमें एग्जांपल याद रखना है, लिख लीजिए एंडोसाइट, एंडोसाइट और डायोराइट एसिड में, सब बेसिक में लिखना है। सब बेसिक में क्या होगा? अच्छा यहाँ पे बेसिक है तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 55 से 60 होगा, बेसिक में कमी होगा। यहाँ पे एसिड है तो 60 से 55 होगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंड्यूसाइट और डायोराइट हो जाएगा, साइनाइट और ट्रेचाइट, साइनाइट और ट्रेचाइट सब एसिड में हो जाएगा। ये हमें, इसमें हो जाएगा हमारे पास ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, पिच स्टोन, उसके बाद रियोलाइट, ये हमें याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? याद रख लेंगे। अच्छा यहाँ ग्रेनाइट नहीं आएगा, यहाँ पे बिसाल्ट आ जाएगा, बेस यानी कि बी फॉर सिलिका, बेस फॉर बिसाल्ट। तो ये हमारा सिलिका के बेसिस पे क्लासिफिकेशन रहा। तो क्लासिफिकेशन हम देखें तो तीन प्रकार का, बेसिक, इंटरमीडिएट, एसिड। बेसिक में 45 से 55% सिलिका, इंटरमीडिएट में 55 से 65% सिलिका, एसिड में हमारे पास मोर देन 65% सिलिका। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखेंगे कि सिलिका के बेसिस पे जो बेसिक है उसमें एग्जाम्पल हमें याद रखना है, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बिसाल्ट, हाँ बी फॉर बेसिक, बी फॉर बिसाल्ट, बेसिक लिख दिया मैं, बिसाल्ट, ठीक है, ये याद रख लेंगे। दूसरा गैब्रो, ठीक है, गैब्रो भी कहते हैं, गैब्रो भी कहते हैं, जो आपको कहने का मन करे। उसके बाद सब एसिड में हमारा हो जाएगा साइनाइट और ट्रेचाइट। इसके बाद सब बेसिक में हो जाएगा एंडोसाइट, हाँ एंडोसाइट और डायोराइट। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिड में ग्रेनाइट, पिच स्टोन और रायोलाइट। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कंफ्यूज होगा कि सर ये डायोराइट, एंडोराइट, टायोसाइट ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स है, ये सब रॉक्स है। इस प्रकार के चट्टानों को हम क्या कह देते हैं? सब एसिड कह देते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा मिनरल्स, ज्यादा सिलिका होता है। तो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या देखा उसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। पहला हमने रॉक साइकिल को बहुत अच्छे से देख लिया कि रॉक साइकिल, सबसे पहले मोल्टेन मैग्मा बाहर आती है, कूलिंग होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा और उसके साथ क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स,
उसको हम मैसिव रॉक्स, उसको हम प्राइमरी मिनरल्स, उसको हम पेरेंटियल मिनरल्स, और 95% मिनरल्स ये होते, मतलब अर्थ क्रस्ट में इग्नियस रॉक्स पाया जाता है। दूसरा सेडिमेंटी, इग्नियस रॉक्स, वेदरिंग हुआ, डिपॉजिट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तीसरा हम वहाँ पे सीमेंटेशन हो गया, तो इससे बन गया सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का दूसरा नाम सेकेंडरी रॉक्स। उसके बाद का दूसरा नाम सेकेंडरी रॉक्स को हम किस एक नाम से जानते हैं? डिपोजिशन ऑफ आफ्टर वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स से बन सकता है अल्टरिंग होकर, अल्टरिंग मतलब बदलाव होकर क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हमें बढ़िया से पता हो गया। अब हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में समझा कि इग्नियस रॉक्स क्या है। इग्नियस रॉक्स दो प्रकार के होते हैं, इसको हम क्लासीफाई करें तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, जिसमें मोनो मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स देखा। मोनो मिनरल्स में क्या क्या आ जाएगा? ओलियोवाइन, लाइमस्टोन, और उसके साथ साथ हमारे पास हो जाएगा क्या? तो हमारे पास हो जाएगा डोलोमाइट। फिर हमारे पास क्या है कि एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा मल्टीपल मिनरल्स भी था वहां पे, ग्रेनाइट और उसके साथ साथ बेसाल्ट। फिर हमारे पास हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे देखा कि इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर होगा, अंदर होगा इन द सेंस उसे हम क्या कह देंगे? प्लूटोनिक रॉक्स कह देंगे। बाहर होगा उसे एक्सट्रूसिव रॉक्स कह देंगे, एक्सट्रूसिव रॉक्स को कह देंगे वोल्केनिक रॉक्स कह देंगे। और ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? याद कीजिए और कमेंट में बताइए किस रॉक्स का एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, बेसिक, इंटरमीडिएट, एसिड। बेसिक पे सिलिका कम होगा, उसमें बीच में होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसमें बेसाल्ट एंड गैब्रो आएगा। यहाँ पे सब एसिड में साइराइट, ट्रेचाइट, एंड्रोनाइट, डायोराइट, और यहाँ पे ग्रेनाइट, पीच स्टोन और रायोडोनाइट। ये एग्जाम्पल हमारा सब मिनरल्स का हो गया और मिनरल्स का हो गया, सब सिलिका का हो गया और एसिड बेसिक सबका हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। बाकी क्लासेस जो डेली अपलोड हो रही है उसको देखते रहिए, उसको कमेंट करते रहिए। कमेंट क्या करते रहिए? पढ़ते रहिए और डेली नोट्स बनाते रहिए। खुद से भी अगर ये पढ़ने के बाद भी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है सॉइल साइंस में, आई होप अभी तो नहीं आएगा लेकिन कुछ दिन बाद आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है सॉइल साइंस में। ऐसा लगने लग जाएगा कि उस समय जो बोरिंग लग रहा था, उस समय मतलब उस समय ये हो जाएगा उस समय का, तो बोरिंग लग रहा है तो उस समय अभी याद हो जाएगा कि अच्छा ये बहुत अच्छा चीज आपने बताया। तो धीरे धीरे आपको सही लगने लग जाएगा। तो नोट्स बनाते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। हम डेली आपको मिलते रहेंगे, डेली आपको हम बताते रहेंगे, आप डेली पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।